तो वर्क, पावर और एनर्जी जो है उसका हम तीसरे पार्ट पे पहुंच गए। अभी तक हमने सारे स्पेशल केस क्लियर कर लिए थे। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं कि हमने क्या क्या उसमें सही से कर लिया। अब इस तरीके से हमने फार्मूला भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम यूनिट ऑफ वर्क पढ़ते हैं कि भाई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है। तो जाहिर सी वो W का हमारे पास फार्मूला जो था FS था। एक और केस होता है जिसे हम अभी समझ लें, फिर हम इसकी यूनिट पढ़ते हैं। वो है कि वर्क जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कैसे चलता है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वहाँ हमारा क्या फार्मूला बन जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है कि फोर्स का आपको फार्मूला पता है, मास और एक्सेलरेशन, और ड्यू टू ग्रेविटी हो तो मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg बन जाता है। यही स्पेशल केस में फार्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा। और उस केस में जो है हमारा लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव डाउन थ्रू वर्टिकल हाइट। मान लिया एक बॉडी जो है हमारी m है, m मास की बॉडी है, और वो जाहिर सी बात है कि बॉल है, और बॉल ने ऊपर से नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो ग्रेविटी भी फोर्स अपना अप्लाई कर रही है। ग्रेविटी जो है वो फोर्स इसी तरफ है, अर्थ ये है भैया, सरफेस ये है, बॉल गिर रही है तो एस डिस्प्लेसमेंट भी होगा। एस यानी एच हाइट, मान लें हाइट से नीचे गिरती है, मान लें 100 मीटर की हाइट से नीचे गिर रही, तो ग्रेविटी की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। जो कार्य कर रही होगी ये बॉल, वो क्या होगा, एफ एस। तो भाई फोर्स तो यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी है, तो क्या लिख देंगे, mgs। और एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट लिख देते हैं, तो हम कहते हैं mgh, इसका फार्मूला होता है। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला जो होता है mgh होता है। लेकिन हमेशा mgh नहीं लिखा जाता, इसके फार्मूले जो होते चेंज होते रहते हैं। तो वर्क डन, अगर कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, यानी आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंक दी, ये बॉल यहाँ रखी थी और इसे उछाल दिया ऊपर की तरफ, वो h हाइट तक गई। अब ये बॉल आपने यहाँ से उछाली और h हाइट तक गई, और h हाइट पर ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने काम किया। एक फोर्स आपने लगाया उसे ऊपर फेंकने की तरफ, और ग्रेविटी एक फोर्स लगा रही थी नीचे की तरफ। तो जो फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स से आपका फोर्स ज़्यादा हो गया इसलिए ऊपर चली गई, तो स्पेशल केस के लिए आपका फार्मूला जो होता है mgh माइनस का होता है। और यही जर्नल फार्मूला होता है। अब इसे 12th में और अच्छे से क्लियर करेंगे। आप अभी ये समझ लिए कि वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला mgh होता है। अब यूनिट ऑफ वर्क पे आते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क यानी वर्क को कैसे नापें, पैमाना क्या है, पैमाना क्या है वर्क को नापने का। तो वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है। और फोर्स जो होता है वो भी आपने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास को हम लिख देते हैं किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन को लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये पूरा का पूरा बन जाता था न्यूटन। और अपना डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है भाई मीटर होता है, सिंपल सी बात है। तो वर्क का फार्मूला जो है F इंटू एस में न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को भाई आप क्या करें, तो वर्क को, इसी यूनिट को, न्यूटन और मीटर को एक जूल कहते हैं। एक जूल, मान लिया एक न्यूटन बल लगाकर, एक न्यूटन फोर्स अप्लाई करके आपने किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस्ड करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट उसकी 1 मीटर हुई, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आपने कितना कार्य किया, 1 जूल का आपने वर्क किया। कितने जूल का काम किया, वर्क का। ये SI यूनिट है वर्क की। इसकी एक और यूनिट होती है भाई CGS यूनिट। तो CGS यूनिट में आप वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है, अब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। और ये अगर आप इसको CGS में देखें, सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो CGS में 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये दूसरी CGS। SI यूनिट आपसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो SI यूनिट पर आप ध्यान दें, फोर्स को अलग, डिस्प्लेसमेंट को अलग आप करवा के इसका फार्मूला लिखते हैं। और ये होता है
फार्मूला किसका वर्क का। तो आज हमारा वर्क क्लियर हो गया। और वर्क में अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, और बाकी भी आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब दूसरा जो हम शुरू कर रहे हैं वो है पावर। वर्क तो हमने देख लिया भाई, पावर क्या होती है। तो पावर जो होती है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर को हम कहते हैं कि भाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब आप कोई कार्य करें किसी टाइम के साथ, यानी आपकी पावर डिफाइन होती है। मान लिया एक बच्चा, उसने 1 घंटे में 2 पेज भर दिए, दूसरा बच्चा है जिसने 1 ही घंटे में 5 पेज भर दिए, तो किसके पास पावर ज़्यादा है? दूसरे वाले के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसने काम किया है टाइम के साथ। तो टाइम, अब यहाँ पर पावर का फार्मूला क्या हो गया? W/T। तो मेजरमेंट ऑफ, इसे कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, द टाइम टेकन बाय द सोर्स। कितना टाइम ले रहा है? अब भाई टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम ज़्यादा, पावर जो हो जाएगी क्या हो जाएगी भाई? टाइम ज़्यादा है। जैसे टाइम ज़्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टाइम कम ले रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ वर्क इस पर डिपेंड करता है। इसको हम आगे और ज़्यादा सही तरीके से इसका अध्ययन करेंगे पावर का।